हेलो एवरीवन, मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी चैनल में। बच्चों, कल हमने ये वाला टॉपिक कर लिया था कि जो मेटल्स है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हमने सभी मेटल्स देख ली थी, सोडियम पोटेशियम को भी करा के देख लिया था वाटर के साथ, कैल्शियम को भी करा के देख लिया था, मैग्नीशियम को भी, एल्यूमिनियम, आयरन को भी। फिर मैम ने बताया था लीड, कॉपर, जिंक, कोल्ड। तो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट मतलब किसी भी वाटर के साथ, चाहे वो वाटर लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो वाटर भाप की फॉर्म में हो, स्टीम की फॉर्म में हो, ये रिएक्ट नहीं करती। आज हम पढ़ेंगे कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाती है। जिसने सेकंड चैप्टर अच्छे से समझा ना मैम से, ये तो हलवा चैप्टर है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा। देखो मैम ने कितनी बार करा रखा है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या देगी, सोल्ट देगी, और कौन सी गैस देगी, हाइड्रोजन गैस देगी। देखो क्या लिखा हुआ है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, और इन्होंने डाइल्यूट एसिड ले रखा, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सोल्ट देगी प्लस हाइड्रोजन गैस देगी। ठीक है, समझ आ रहा है। देखो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या देगी बच्चों, सोल्ट देगी प्लस हाइड्रोजन गैस देगी। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन लिखो, राइट इक्वेशन लिखो। कौन सी रिएक्शन के लिए, मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन को हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराना है। सबसे पहले मैग्नीशियम मेटल ले ली, एसिड कौन सा बोला इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो साल्ट क्या बना, MgCl प्लस हाइड्रोजन आपको पता है H2 की फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पर आप 2 लगाओगे, फिर क्लोरीन भी 2 हो गए, तो क्या बन गया ये MgCl2 प्लस H2। समझ आया। फिर इन्होंने क्या बोला कि एल्यूमिनियम को लिखो, तो एल्यूमिनियम बच्चों लिखा मैंने, एल्यूमिनियम प्लस HCl लिखा। या फिर यहाँ पर 2 एटम लगा लो, जिससे क्या हो जाएगा, 2 मोल्स लगा लो मैग्नीशियम के, जिससे हम यहाँ कॉमन लिख देंगे 2MgCl प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही इसमें एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, AlCl बनेगा ना, प्लस हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 की फॉर्म में। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन, तो 2 बैलेंस हो गए, लेकिन क्लोरीन भी तो 2 है ना, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इससे क्या हुआ, एल्यूमिनियम भी 2 हो गए, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ भी 2 लगा दिया। समझ आ रहे हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या बोला इन्होंने, जिंक की भी रिएक्शन करानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जिंक को क्या लिखते हैं, Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे, तो ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे, फिर यहाँ लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो मेटल है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इन मेटल ने तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर ली। किसके साथ रिएक्शन कर ली बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या दे दिया, सोल्ट दे दिया और हाइड्रोजन गैस दे दी, सोल्ट दे दिया और हाइड्रोजन गैस दे दी। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी वो होती है, जैसे कि अगर मैं क्या लिखा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हम किसी भी मेटल को, चाहे मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, कोई भी मेटल हो, जब किसी भी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब भाई एसिड है ना, ये एसिड है, यहाँ पर हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। यहाँ पर ये बोल रहे कि जब हम किसी भी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्या नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होगी। क्यों, बिकॉज क्योंकि जो HNO3 है, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। बिकॉज जो HNO3 है, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या है, एजेंट है। ये क्या करती है, H2 को अपने आप ही प्रोड्यूस कर देती है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस्ड वाटर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इट ऑक्सीडाइज्ड द H2, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करती है, क्या प्रोड्यूस करने में, वाटर को प्रोड्यूस करने में हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करती है, यानी कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है, हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालती है नाइट्रिक एसिड, बल्कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है वाटर को प्रोड्यूस करने में, और अपने आप किसको एंड इट सेल्फ, और अपने आप रिड्यूस हो जाती है, अपने आप रिड्यूस हो जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में। समझ में बात आ रही है। अगर क्वेश्चन ये पूछें कि बताओ कौन सा एसिड ऐसा है जिसके साथ मेटल की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होगी, तो आंसर क्या होगा बच्चों, उस एसिड का नाम क्या होगा बच्चों, नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होगा बच्चों उस एसिड का, नाइट्रिक एसिड। आप लिखोगे कि एक नाइट्रिक एसिड ऐसा एसिड है जब हम इसके साथ किसी भी मेटल की को रिएक्ट कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेगा। और इसके पीछे रीज़न क्या लिखोगे बच्चों, कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन को इस्तेमाल करता है क्या प्रोड्यूस करने में, वाटर को प्रोड्यूस करने में। समझ आ गया, बस इतना लिख देना बहुत है। ये वाला केस समझ आया। अब एक और केस है, केस थर्ड। इसमें क्या आएगा देखो, ध्यान से सुनो बच्चों। कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगी एक्सेप्ट टू मेटल्स। मैम ने बोला जितने भी मेटल है ना वो जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी ना तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगी, बट एक्सेप्ट टू मेटल्स। लिखो यहाँ पर, ऑल मेटल्स when these react with nitric acid को क्या लिखते हैं, HNO3, then they not produced hydrogen gas except टू मेटल्स। और उन दो मेटल का नाम क्या है, एक का तो नाम है मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। समझ में बात आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मेटल्स है ना, बस मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के, इन दोनों मेटल को छोड़ के, और जितनी भी मेटल है जब वे मेटल रिएक्ट करेगी नाइट्रिक एसिड के साथ तब वे हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसी मेटल है बच्चों, ये HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगी ना तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगी। समझ में बात आ रही है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। क्या होता है, Mg। एंड मैग्नीज का सिंबल होता है बच्चों Mn। क्या होता है, Mn। ये रिएक्ट कर जाएंगी, रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 के साथ, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ, एंड प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। हाइड्रोजन गैस इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लिख लो ध्यान से। स्टार्टिंग में मैम ने क्या बताया कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सोल्ट देती है और हाइड्रोजन गैस देती है। हमने एग्जाम्पल लेना शुरू कर दिया, एसिड की जगह हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सबको रिएक्ट कराया तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। लेकिन
अगर हम इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह कौन सा एसिड ले लें, नाइट्रिक एसिड ले लें, जिसको HNO3 बोलते हैं, तो ये जो मेटल्स आपको दिखाई दे रही है, ये जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा वाटर को प्रोड्यूस करने में, एक्सेप्ट 2 मेटल्स, यानी कि कोई भी मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगी। बस 2 मेटल्स को छोड़ के, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के, ये 2 ऐसी मेटल हैं, ये 2 मेटल उसके साथ HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और प्रोड्यूस करेगी हाइड्रोजन गैस। बताओ समझ आ रहा है बच्चों? उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, ये वाला देखो, द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले वो मेटल जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यही तो होता है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं इन चारों में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? मैग्नीशियम की है, फिर एल्यूमिनियम की है, जिंक की है और आयरन की है। इन केस ऑफ कॉपर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल्स को फॉर्म करना, द रेट ऑफ फॉर्मेशन, बबल्स को कौन सबसे जल्दी फॉर्म करता है? तो मैग्नीशियम करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या है बच्चों? सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इन केस ऑफ कॉपर, देखो यहाँ तो कॉपर तो कहीं है ही नहीं ना इन चारों में, तो कॉपर में तो बबल्स की फॉर्मेशन होती ही नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। समझ आ रहा है? कॉपर क्या है देखो, आप देख रहे हो सब, यहाँ पर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लीड, हाइड्रोजन। कॉपर देखो कितने नीचे है यहाँ तक, और ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है, मतलब रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये तो बहुत नीचे, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसी वजह से कॉपर जो है वो बबल्स की फॉर्मेशन नहीं करता। तो क्वेश्चन आया कि कॉपर, मैग्नीशियम तो बबल्स की फॉर्मेशन करता है लेकिन कॉपर बबल्स की फॉर्मेशन नहीं करता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर ये क्वेश्चन पूछने लगे तो आप क्या लिख के आओगे बच्चों? कि जो मैग्नीशियम है ना उसकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू कॉपर। कॉपर तो लास्ट 4th नंबर पे, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। ठीक है, इसी वजह से जो कॉपर है वो बबल्स की फॉर्मेशन नहीं करता और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसी वजह से मैग्नीशियम क्या करता है? बबल्स की फॉर्मेशन करता है। समझ आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा ना, जैसे ये सबसे ऊपर है तो इनकी रिएक्टिविटी पावर सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। समझ आया? ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है आपका, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगला टॉपिक है कि जो मेटल्स हैं उनको रिएक्ट कराना है अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ। मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। समझ आ रहा है बच्चों? देखो बेटा, हमें एक मेटल लेनी है, उसको ना ऐसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराना है जिस सॉल्यूशन में मेटल भी प्रेजेंट हो। ठीक है, ये आपकी ना देखा जाए, बताना कौन सी रिएक्शन बनेगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगी। कैसे कैसे बच्चों, याद है आपको? आयरन, उसके बाद कॉपर सल्फेट। ठीक है, देखो मेटल ए, हमने नाम ले लिया कि एक मेटल है जिसका नाम है ए, उसको हमें मेटल को रिएक्ट कराना है अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो हमने ले लिया सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया और उसका नाम हो गया बी। क्या नाम हो गया? बी। अब क्या होगा,
जो ये मेटल है ना, इस सोल्ट सॉल्यूशन में के साथ इसमें 2 एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होंगे, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, यानी कि सोल्ट सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, ए का बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा। सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस में मेटल क्या निकल जाएगी बाहर, बी निकल जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो रिएक्टिव मेटल्स होती है, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही तो पढ़ा था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसी के कंपाउंड से, समझ आ रहा है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं वो डिस्प्लेस कर देती हैं, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसी के कंपाउंड से, फ्रॉम देयर कंपाउंड्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ रहा है मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल को, यानी कि कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है उसी के कंपाउंड से, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल बताओ बच्चों, एग्जाम्पल इसमें Fe, ये क्या है, आयरन, प्लस ये तो है मेटल, और एक सोल्ट सॉल्यूशन लो, हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, और ये कॉपर सल्फेट क्या सॉल्यूशन है, ये आपका ये सोल्ट सॉल्यूशन है। समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखो, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, इसमें ढूंढना आयरन कहाँ है, ये रहा, और कॉपर कहाँ है, ये। अब बताओ रिएक्टिविटी आयरन की ज़्यादा होगी कि कॉपर की ज़्यादा होगी, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, आयरन की कॉपर। भाई ऑब्वियस सी बात है आयरन होगा, मैम ने बता रखा है, जो ऊपर एलिमेंट होते हैं उनकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो नीचे होते हैं मेटल्स, उनकी रिएक्टिविटी पावर से। अब आयरन जो है वो ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो आयरन क्या करेगा, आयरन मोर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसी सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देगा। तो आयरन इसको कॉपर को हटा देगा और इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट FeSO4, और क्या रिमूव हो जाएगा, कॉपर। समझ आया। और इसका नाम क्या है, इस सॉल्यूशन का नाम क्या हो गया, आयरन सल्फेट। बताओ बच्चों समझ आ गया या नहीं आया, आ ही गया होगा। अब आगे देखो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने आपको बताने लग रही है, जो सबसे ऊपर होती है ना बच्चों, मतलब ऊपर की तरफ देखो 1 2 3 4 5, ये 5 तो ऐसे होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा होती है। और फिर ये बीच के होते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, ठीक है, ये बीच के होते हैं। फिर ये हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, ये नीचे की तरफ ऐसे मेटल्स होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी पावर बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्या होती है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इनको याद करना, पोटेशियम देखो कितना आसान है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लीड पीबी होता है लीड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कॉपर, फिर मरकरी को Hg बोलते हैं, फिर उसके बाद सिल्वर, और फिर उसके बाद गोल्ड। है ना इजी। क्या है ये, पोटेशियम 2-3 बार फटाफट याद करो, याद हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्योंकि पेपर में कोई भी आपको रिएक्शन दे के पूछ लेंगे ऐसी, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऊपर आता है कि ये ऊपर आता है। अगर आपको ये पता होगा ना तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
उसके बाद आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, Cu माने कॉपर, Hg मरकरी। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको यही नहीं पता हो सिंबल्स, मरकरी। और ये क्या है, सिल्वर। और Au क्या होता है, गोल्ड। बच्चों Ag होता है सिल्वर और Au होता है गोल्ड। समझ आ रहा है, Ag क्या होता है, सिल्वर, और Au क्या होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, ये बॉक्स कल कराऊंगी क्योंकि ये बॉक्स हो जाएगा और ये बॉक्स हो जाएगा, इकट्ठे करा दूंगी। ठीक है, फटाफट से अगला टॉपिक समझो। हाउ डू मेटल्स, अब क्या कराना है हमें, मेटल और नॉन मेटल को ले लेना है। एक तरफ मेटल लेनी है, एक तरफ नॉन मेटल लेनी है। ठीक है, उनको आपस में रिएक्ट कराना है और देखना है कि क्या होता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। यानी कि मेटल और नॉन मेटल आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बच्चों बड़े ध्यान से सुनना ये चीज़, जो मेटल्स और जब नॉन मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो आयंस की फॉर्मेशन करते हैं या आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। मैम ने क्या बोला, बड़े ध्यान से सुनो बच्चों, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैम ने बोला कि वैन, ये तो आप डेफिनेशन से ही लिख लो, वैन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, देन दे फॉर्म, क्या फॉर्म करते हुए, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन भी होगा और नेगेटिव आयन भी होगा। ठीक है, अब लिखो कि इन आयनिक कंपाउंड के अंदर, इन आयनिक कंपाउंड आयंस आर प्रेजेंट, आयंस आर प्रेजेंट और आयंस, दो आयंस आर प्रेजेंट, कैटायन एंड एनायन, ब्रैकेट में लिख लो कैटायन एंड एनायन। समझ आ रहा है। उसके बाद देखो बच्चों, ये चीज़ है क्या, मैम ने आपको देखो, जो आपकी नोबल गैसेस होती है, ठीक है, नोबल गैसेस होती हैं वो आपकी फुलफिल्ड होती है। ध्यान से सुनो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैम ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाई थी ना स्टार्टिंग में। देखो जैसे ये अब ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोलूँगी। हमने मान लो सोडियम एटम ले लिया, एक सोडियम यानी कि Na। मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था ना कि मैं आपको ये बताऊंगी कि सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यों लगता है और Cl पे एक नेगेटिव चार्ज क्यों लगता है। देखो बच्चों, जो सोडियम है Na है वो तो मेटल है, क्या है, मेटल। ठीक है, और एक जो क्लोरीन है ना Cl, वो एक नॉन मेटल है। तो हमें यही तो देखना है कि जो मेटल और नॉन मेटल है वो कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब ध्यान से सुनो बच्चों, देखो मान लो जो सोडियम है उसके पास अब जैसे सोडियम क्या है, मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर बताओ बच्चों सोडियम का, मैम को एटॉमिक नंबर यहाँ नहीं लिखते हो, चलो। जैसे सोडियम क्या है, एक मेटल है, इज़ अ मेटल। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, देखो आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए होंगे 9th क्लास में कि अगर हमें सोडियम एटम बनाना है तो हम कैसे बनाते थे बच्चों, ये बीच में एक न्यूक्लियस है, ये पहली शेल होती है जिसको हम के शेल बोलते हैं, और के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है बच्चों KLMN का, के शेल में 2 तक ही इलेक्ट्रॉन आपके भरे जा सकते हैं। L में 8,
M में 8, N में 18, ऐसे होता है बच्चों, ठीक है। KLMNO 18 ऐसे, बस इतना याद रख लो तुम, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लो आप अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो पहली शेल है K शेल, एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि 11 प्रोटॉन होते हैं इसके पास। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होती है शेल्स। क्या होती है? शेल्स। शेल लिखा हुआ है ना, शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन न्यूक्लियस proton and neutrons are present, अब प्रोटॉन क्या होते हैं? जितना उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी क्या होंगे? 11। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, समझ आ रहा है? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी कि इस एटम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है, तो इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने प्रेजेंट होंगे? 11 प्रेजेंट होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद बच्चों शेल के अंदर क्या होता है? इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनो, अभी तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं? 11 प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है बच्चों? 11। और प्रोटॉन भी कितने प्रेजेंट है? 11। समझ आ रहा है? अब देखो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो हमने भर दिया 1 और 1 2 भर दिए। अब हमें तो 11 तक भरने हैं ना, अभी तो 2 भरे गए हैं, समझ आ रहा है? अभी तो 9 बाकी है। तो अगली शेल ड्रॉ करेंगे जिसको बोलते हैं एल शेल। क्या बोलते हैं बच्चों? एल शेल बोलते हैं। अब इसमें कितने भर सकते हैं? हम 8 तक भर सकते हैं ना, तो भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। 8 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 तो इसमें और 8 इसमें, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 1 बचता है। हम इसमें 9 तो नहीं भर सकते ना, क्योंकि एल शेल में 8 तक ही भर सकते हैं। तो इसलिए हम अगली शेल ड्रॉ करेंगे। करी, इसका नाम क्या होगा? पहली का के शेल, एल शेल, इसका होगा एम शेल। क्या होगा बच्चों? एम शेल होगा, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1 ही तो रहता है भरना, 1 भर दिया। टोटल हो गए 11। बताओ बच्चों, 11 हो गए ना। 2 तो के शेल में, 8 इसमें, 10, 8 और 2 10 और 1 बच्चा 11, ठीक है। समझ आया? अब क्या करना है बच्चों? अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये स्टेबल है? ये एटम स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल कब माना जाएगा एटम? जब वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। और कम्प्लीटली फिल्ड तब माना जाता है जब उसका वैलेंस शेल होता है बच्चों, जो बाहर वाली शेल होती है ना, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। और वैलेंस शेल तब कंप्लीट मानी जाती है। लिखे तो रहते हैं 18, लेकिन इन 18 से कोई मतलब नहीं होता। अगर लास्ट शेल में 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो शेल कंप्लीट फिल्ड मानी जाती है। तो ये सोडियम क्या करेगा? एक बात बताओ, अब ये जो है सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। मेटल है ना ये, तो नॉन मेटल को दे देगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को। क्यों? फिर अब ये शेल कट जाएगी, ये शेल कट जाएगी, तो लास्ट वैलेंस शेल कौन सी बच जाएगी? ये बच जाएगी, इसको बोलेंगे फिर वैलेंस शेल। और इसमें तो है ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। फिर ये क्या हो जाएगा? स्टेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्टेबल। बच्चों और कल करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, कल इसको दोबारा अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें और कुछ भी बताना बाकी है। तो आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा जो मैम ने आपको अच्छे से कराया है। ठीक है, कल करेंगे और। ठीक है बच्चों, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो मैम ने एक एक बात बताई है ना इसके बारे में, कान खोल के और दिमाग खोल के तब सुनना। समझ आ रहा है? ठीक है, चलो कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।